आज के इस अनडीप डाइव में हम मतलब अपने सोर्स मटेरियल और कुछ बेहतरीन रिसर्च नोट से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी निकालने वाले हैं। आज का हमारा मिशन है मौर्य साम्राज्य के पतन का एक क्रिटिकल एनालिसिस करना। बिल्कुल। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो शुरुआत एक ऐसे थ्रिलर वाले फैक्ट से करते हैं जो सच में चौंकाने वाला है। सोचने वाली बात है कि एक ऐसा विशाल साम्राज्य जिसने भारत पर लगभग 137 सालों तक राज किया, वो 185 ईसा पूर्व में अचानक खत्म हो गया। और वो भी तब जब उनके आखिरी राजा बृहद्रथ की उसी के सेनापति ने हत्या कर दी। हाँ, पुष्यमित्र शुंग ने। सही कहा। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इतने बड़े साम्राज्य का गिरना किसी एक इंसान या सिर्फ अशोक की नीतियों का नतीजा नहीं था। मतलब ये रातों रात नहीं हुआ। तो ये एक लंबा प्रोसेस था। बिल्कुल। ये प्रशासन की शिथिलता और एक गहरे आर्थिक संकट का एक क्रमिक प्रोसेस था जिसने इस पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया। मैंने नोट्स में पढ़ा कि मौर्य शासन बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड था। रोमिला थापर का भी यही दृष्टिकोण है। इसे अगर आज के नजरिए से देखें तो क्या ये किसी वैसी विशाल मल्टीनेशनल कंपनी की तरह था जो पूरी तरह से अपने एक करिश्माई सीईओ पर निर्भर होती है? ये तुलना एकदम सटीक है। सत्ता की पूरी डोर सीधे राजा के हाथ में थी। जब तक अशोक जैसे ताकतवर शासक थे तब तक सब ठीक था, लेकिन उनके बाद जो उत्तराधिकारी आए वो निर्बल साबित हुए और इतने विशाल साम्राज्य की जटिल नौकरशाही को संभाल नहीं पाए। लेकिन एक बात है, इतने बड़े सिस्टम और इतनी विशाल सेना को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? कहीं ना कहीं तो खजाना खाली हो रहा होगा। यहीं पर डीडी कौशाम्बी का नजरिया बहुत दिलचस्प हो जाता है। उन्होंने एक बड़ा आर्थिक पेंच उजागर किया है। एक विशाल स्थायी सेना और इतने बड़े प्रशासनिक ढांचे का राजकोष पर भारी दबाव था। इसका कोई ठोस सबूत भी है क्या हमारे पास? शोकाओं के लिए एक बहुत ही ठोस उदाहरण है उत्तर मौर्यकालीन आहत सिक्के। उन सिक्कों में चांदी की मात्रा अचानक काफी कम पाई गई है, जो उस समय की आर्थिक गिरावट का सीधा संकेत है। अरे वाह, मतलब सिक्कों में मिलावट, ये तो बिल्कुल आज के समय की भयंकर महंगाई या रिसेशन जैसा हो गया। एकदम सही। जब खजाने में पैसा कम होता है तो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, और जब इकोनॉमी डगमगाती है तो समाज में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो क्या यही वजह थी कि समाज की कुछ वर्ग नाराज थे? एचपी शास्त्री के तर्क के अनुसार जब अशोक ने पशु बलि पर रोक लगाई और बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया तो ब्राह्मण वर्ग में असंतोष पैदा हुआ। हाँ, और सोर्सेस के मुताबिक इसी असंतोष का नेतृत्व आगे चलकर पुष्यमित्र शुंग ने किया। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम किसी भी विचारधारा या पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ निष्पक्ष रूप से उन ऐतिहासिक तर्कों को सामने रख रहे हैं जो इन रिसर्च आर्टिकल्स में दिए गए हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ एनालिसिस करना है। इसी एनालिसिस में हमारे एनसीईआरटी के नोट्स में एक और कमाल का फैक्ट है। तक्षशिला जैसे दूर दराज के प्रांतों में अमात्यों यानी अधिकारियों के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि वहां बार बार बगावत हो रही थी। मतलब सेंटर का कंट्रोल छूट रहा था। अगर हम इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो कहानी और साफ हो जाती है। अशोक के बाद साम्राज्य असल में पश्चिमी और पूर्वी दो हिस्सों में बंट गया था। इस बंटवारे ने उनकी सामरिक ताकत को सीधा आधा कर दिया। और शायद इसीलिए भारी आक्रमण हुए। हाँ, जब सीमा सुरक्षा की उपेक्षा हुई तो बैक्टीरिया यूनानियों या कहें इंडो ग्रीक आक्रमणकारियों के लिए भारत का रास्ता पूरी तरह खुल गया। और उस पूर्व आधुनिक युग में न तो कोई फोन था, न फास्ट ट्रांसपोर्ट। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। परिवहन और संचार के सीमित साधनों के बीच इतने विशाल भूभाग को लंबे समय तक एक साथ बांधे रखना प्रैक्टिकली लगभग असंभव था। तो इन सब बातों का सार क्या है? अगर हम इसे देखें तो ये पूरी तरह से एक सिस्टमिक फेलियर था। एक तरफ सैन्य दुर्बलता ने बाहरी असुरक्षा बढ़ाई और दूसरी तरफ आर्थिक और प्रशासनिक जड़ता ने साम्राज्य को अंदर से तोड़ दिया। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि भले ही इस साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन मौर्यों ने जिस राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता की नींव रखी वो आने वाली कई सदियों तक भारतीय राजनीति का एक आदर्श बन गई। बिल्कुल। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले उस संचार वाले पॉइंट पर एक दिलचस्प सवाल छोड़ते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर उस समय के शासकों के पास सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के लिए आज जैसी कोई तीव्र संचार व्यवस्था होती, तो क्या ये विशाल कबीलाई से साम्राज्यिक ढांचे का संक्रमण कभी विफल होता, या फिर मौर्य साम्राज्य आज भी एक अलग रूप में जीवित होता? इस विचार पर जरूर गौर किया जाना चाहिए।